टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी लेक्चर नंबर 3 ऑफ टॉपिक 3 विच इज़ वर्क एनर्जी पावर। और आज के लेक्चर में हमारे जो कॉन्टेंट्स बाकी रह गए हैं इस टॉपिक के विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वी हैव इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हम इनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो एक बात तो तय है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब जिसमें वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो हो और वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो। पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं फील्ड से रिलेट करती है। सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि दिस इज दी एनर्जी possessed by a body due to its position in a force field या due to its constrained state। पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड की एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम mgh कहते हैं, और ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट स्टेट की एग्जांपल है वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ से हम एक ईंट उठाते हैं और उसको हम पॉइंट ए पर रखते हैं या पॉइंट बी पर रखते हैं या पॉइंट सी पर रखते हैं, तो डिफरेंट पोजीशन की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, बी पर डिफरेंट होगी, सी पर डिफरेंट होगी। सो बॉडी की जो पोजीशन है फोर्स फील्ड पर, जब वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करे, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन इन द फोर्स फील्ड। ये उसकी एग्जांपल है। कॉन्स्ट्रेंट स्टेट हमारे पास एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। इसकी कॉन्स्ट्रेंट स्टेट कब आएगी? जब हम इसको कंप्रेस करेंगे या इसको स्ट्रेच करेंगे, तो फिर इसकी कॉन्स्ट्रेंट स्टेट आएगी। तो उस वक्त जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी लाइक मैंने आपको बताया था ना कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होती है? जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी कोई भी सूरत हो सकती है। कुछ पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। कुछ पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं जो हमेशा नेगेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फार्मूला आपने बुक में पढ़ा हुआ है -gm कैपिटल M ओवर स्मॉल r। आप जब तक ज़मीन की फील्ड में आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। और कुछ पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 प्रोटॉन्स की एग्जांपल लें तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है ke² ओवर r, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के दरमियान एग्जांपल लें तो उसके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -ke² ओवर r है। ये आपने कैलकुलेट भी की है चैप्टर नंबर 20 में, जब आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई वाला टॉपिक किया था, तो उससे आगे क्वांटाइज्ड एनर्जीज में आपने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -ke² ओवर r है। वो थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान। तो अगर 2 प्रोटॉन्स हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। सो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, हमेशा नेगेटिव भी हो सकती है। हमेशा नेगेटिव की मिसाल जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, या ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई भी सूरत जो है वो पॉसिबल हो सकती है। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। नाउ व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से इट्स अ स्टेट वेरिएबल? इससे क्या मुराद है? आइए जरा देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, आपके पास ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो है वो ब्लॉक ऑफ मास m पड़ा हुआ है पॉइंट ए पर, दिस इज पॉइंट ए, और आप इसको पॉइंट बी पर लेके जाना चाहते हैं, आप इसको यहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो आप इस ब्लॉक को चाहे ऐसे ले आइए, चाहे इस ब्लॉक को ऐसे ले आइए, चाहे इस ब्लॉक को ऐसे ले आइए। अब ये 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, लेकिन तीनों की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। और क्योंकि तीनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो तीनों के केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड है लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर के आप किस तरीके से पाथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ कि आप किस पाथ से बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये चीज़ आपने खास तौर पर ध्यान में रखनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी की नेचर को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, और फिर उन 2 एग्जांपल से हम 2 रिजल्ट्स निकालेंगे अबाउट द नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल तो आपकी बुक में है कि फर्स्ट कीजिए ये एक टेबल है। सो डेफिनेटली यू कैन नॉट ड्रॉ एज नीट डायग्राम एज माइन, बट यू शुड ट्राई। मैं जस्ट बाय द वे जो की बात कह रहा हूँ, आई नो कि आप लोगों की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी। सो फर्स्ट कीजिए, दिस इज द टेबल टॉप, और टेबल टॉप की हाइट जो है, ये बॉल जो है उसकी टेबल टॉप से हाइट h1 है, और टेबल के टॉप की हाइट ग्राउंड से h2 है। सो वन स्टूडेंट इज सेइंग ये जो ब्लॉक है मास m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, एंड द अदर स्टूडेंट इज सेइंग कि ये जो ब्लॉक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg into h1 plus h2 है। सो दिस इज वन एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। ये अर्थ लेवल है, यहाँ पे एक ईंट रखी हुई है ऑफ मास m, एंड वी हैव 3 स्टूडेंट। एक कहता है कि इस ईंट की पोटेंशियल एनर्जी 50 जाउल है, दूसरा स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी 100 जाउल है, और तीसरा स्टूडेंट कहता है पोटेंशियल एनर्जी 150 जाउल है। सो ये 2 डिफरेंट सिचुएशन है। नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट सिचुएशन, इसको डिस्कस करते हैं। इस सिचुएशन में एक स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी mg into h1 plus h2 है। तो दोनों में से कौन सा ठीक है? द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। उसकी रीजन है, जो कहता है कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, तो उसने टेबल के टॉप को एज अ रेफरेंस लेवल लिया है, जबकि जो स्टूडेंट कहता है कि इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mg into h1 plus h2 है, तो उसने बॉटम को, ग्राउंड को रेफरेंस लेवल लिया है। तो रेफरेंस लेवल अगर उसने ग्राउंड को लिया है तो h1 plus h2 दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। स्टूडेंट, इस एग्जांपल से हमें ये बात पता लगी कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो आप उसको किसी रेफरेंस लेवल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से एक स्टूडेंट ने रेफरेंस लिया टेबल के टॉप को और एक स्टूडेंट ने रेफरेंस लिया ग्राउंड लेवल को।
और दूसरी बात जो आपको पता लगी वो ये थी कि आप उस रेफरेंस लेवल को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेवल रेफरेंस लेवल हो सकता है, यानी कि द चॉइस ऑफ द रेफरेंस लेवल इज आर्बिट्रेरी। चाहे आप इसको रेफरेंस लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप इसको रेफरेंस लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। सो एक रिजल्ट हमने यहां से सीखा कि द चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल इज आर्बिट्रेरी। किस तरह बात है? अब जो स्टूडेंट कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, दूसरा कह रहा है कि 100 जूल है, तीसरा कह रहा है 150 जूल है, हम किसकी बात सही मानेंगे? जब हम तीनों से बात करेंगे तो हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि तीनों ठीक थे। उसकी रीजन क्या है? जो स्टूडेंट कहता है कि इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, उसने ग्राउंड लेवल को जो पोटेंशियल एनर्जी असाइन की थी, रेफरेंस लेवल को जो पोटेंशियल एनर्जी असाइन की थी, उसी को जूल थी। जो स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, उसने रेफरेंस लेवल को जो पोटेंशियल एनर्जी असाइन की थी वो 50 जूल थी। और जो स्टूडेंट कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी 150 जूल है, उसने रेफरेंस लेवल को कितनी एनर्जी असाइन की थी, वो 100 जूल थी। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखें, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखें, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसका भी 50 जूल है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसका भी 50 जूल है, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसका भी 50 जूल है। तो हमारे लिए जो स्टेट वेरिएबल है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंगल पॉइंट नहीं है। अगर आप सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो आप कभी भी इस कंपैरिजन पे नहीं पहुंच सकेंगे कि कौन सा स्टूडेंट ठीक है। देखिए, जो मर्जी आप वैल्यू दें रेफरेंस लेवल को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम है सब केस के लिए। तो इस एग्जांपल से आपको बात पता लगी। इससे क्या बात पता लगी थी? द चॉइस ऑफ द रेफरेंस लेवल इज आर्बिट्रेरी। और इससे आपने ये देखा कि एनी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी असाइन टू दैट रेफरेंस लेवल। ये दो डिफरेंट चीज़ें, यानी कि आप कौन सा रेफरेंस लेवल असाइन करते हैं ये भी आपकी मर्जी है, और उस रेफरेंस लेवल को कौन सी पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, यानी कि उसकी क्या वैल्यू देते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। दोनों चीज़ें आर्बिट्रेरी हैं। हमें क्या देखना है? हमें चंद रूल्स याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स, और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को लिख भी लीजिए कि इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम व्हेनेवर द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम व्हेनेवर द एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। उसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर ये ईंट जमीन पर पड़ी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर ये ईंट जमीन पर पड़ी हुई है तो क्या खुद ब खुद ही उठ के छत पर पहुंच जाएगी? द आंसर इज नो। क्या हमें वर्क करना पड़ेगा? जी करना पड़ेगा। क्या हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? जी देनी पड़ेगी। तो वो जो हमने बाहर से एनर्जी दी वही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गई, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, और आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्या जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाएंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? तो इसका जवाब ये है कि क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल देनी पड़ेगी, बिकॉज दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रिपल्शन वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। तो वो जो एनर्जी हम एक्सटर्नल सोर्स से देंगे वही एनर्जी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफे का बाइस बनेगी। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हुए हैं और हमको दूर लेके जा रहे हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? द आंसर इज कम होगी, क्योंकि उनको दूर ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद ही रिपेल करते हुए एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। क्या ईंट को नीचे लाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी, जस्ट ड्रॉप करेंगे ईंट को खुद नीचे आ जाएगी। तो क्योंकि बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जारी बात है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड आई होप कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे। इसके अलावा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देख लीजिएगा, उसका एक फार्मूला है Gmm/r। इससे कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है, मास ऑफ द बॉडी। अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, G 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, m is mass of earth 6 × 10⁻24 kg, r is the radius of earth 6.4 × 10⁻6 meter. Just put your mass and you will get your absolute gravitational potential energy. So that's all from the part of the potential energy, and now we have another topic. Let's discuss the work energy principle. आपकी बुक में जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दिया हुआ है वो ये है कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि एक बॉडी पर फोर्स लगती है 50 न्यूटन एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड इट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी अप टू 50 जूल। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे? वर्क डन की जगह रखेंगे FD cos ऑफ थीटा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैसे का वैसे रखेंगे। तो यहाँ से cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर FD। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपके पास 50 है, और FD F × D क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और आप जानते हैं कि ये किस पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 डिग्री। सो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए, अगर हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करें तो इन अ कंजर्वेटिव फील्ड मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईंट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क पॉजिटिव होगा, बिकॉज फोर्स भी फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ कवर हो रहा है। तो W इज इक्वल टू FD cos थीटा, cos इज 0, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जब वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ ही देखें पॉजिटिव साइन आया हुआ है। क्यों पॉजिटिव साइन आया हुआ है? याद रखिए, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो उसकी चेंज के साथ पॉजिटिव साइन आता है। तो देखें, जब कोई को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं और उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी चेंज के साथ पॉजिटिव आया। और इसी एग्जांपल में जब किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराते हैं, फील्ड की तरफ से किया गया वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और जो फिजिकल क्वांटिटी कम हो रही हो उसकी चेंज के साथ नेगेटिव आता है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। सो हम प्रैक्टिस में देखेंगे कि इसमें से किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक जो है वर्क एनर्जी पावर का जो लास्ट सब टॉपिक है, दैट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो हम इस टॉपिक को 3 डिफरेंट केसेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले केस में हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, दूसरे में भी इग्नोर करेंगे, और तीसरे केस में हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन केसेस तीनों डिफरेंट हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है पॉइंट A पर, और फिर ये गिरता हुआ हमारे पास पॉइंट B पर आ गया, ब्लॉक ऑफ मैस है। सो ये पॉइंट B पर आ गया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, यानी कि जितनी ब्लॉक की टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही ब्लॉक की बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप हमारे पास कितनी आ जाएगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम क्या होगी, हाफ mv²। तो यहाँ से जो v आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो वो हमारे पास आ जाएगी 2gh। और यहाँ से हम एक रिलेशन देख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, सो v2 ओवर v1 इज इक्वल टू h2 ओवर h1 स्क्वायर रूट, राइट। सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वो हम अभी प्रैक्टिस में देखेंगे। दूसरा केस देखिए कि फर्ज कीजिए कि वो जो ब्लॉक है वो जो है वो फॉल किया हाइट h1 से, और जब उसकी हाइट जो है वो h2 रह गई, तो उस वक्त के लिए हम क्या रिलेशन लिखेंगे। वो ये तो टॉप से बॉटम तक था ना, कि टॉप से मिड तक या दरमियान में कोई पॉइंट है। इसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला, हम लिखेंगे कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस, स्टूडेंट लॉस निकालना हो या गेन निकालना हो, हमेशा ज़्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करके लिया जाता है। अब देखिए इस केस में ज़्यादा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, ए पर है, और कितनी है mgh1, माइनस कम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, बी पर है, और कितनी है mgh2, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट बी पर, यानी कि mv2 स्क्वायर, और कम काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट 1 पर, यानी कि mv1 स्क्वायर। तो m कॉमन ले लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा g इज इक्वल टू h1 माइनस h2, और यहाँ से अगर आप 1/2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसमें आप फर्दर चेंजिंग कर सकते हैं। देखें अगर तो आपने इस ब्लॉक को ड्रॉप किया है फ्रॉम पॉइंट ए, तो इसका मतलब है कि v1 तो 0 है, तो फिर इसकी v2 पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो आ जाएगा g इंटू h1 माइनस h2, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर। सो v2 विल बी इक्वल टू 2g इंटू h1 माइनस h2 स्क्वायर रूट। सो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये इस v2 के लिए है। और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ कि लेट अस सपोज अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि h1 जो है वो 10 मीटर हो गया, कैलकुलेट इट्स स्पीड व्हेन इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इस s को h2 समझते हैं, ये गलत है। h2 क्या है, h2 वो हाइट है जो जमीन से बच गई है। तो अगर टोटल हाइट 10 मीटर थी, उसने 6 मीटर कवर किया, तो h2 जो है वो आपका 4 मीटर आता है, ना कि 6 मीटर। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लें और ऐसे लिख लीजिएगा, v2 इक्वल टू 2g, और h1 माइनस h2 की जगह लिख लें डिस्टेंस ऑफ फॉल, यानी कि ब्लॉक जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि सपोज इफ दिस इज x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2gx का स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला को आपने ज़हन में रखना है। दोनों केसेस में हमने जो है वो एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। द की पॉइंट वाज देयर वाज नो एयर फ्रिक्शन, और मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन देन द मैकेनिकल एनर्जी विल आल्सो बी कंजर्व्ड। अब हम केस लेते हैं व्हेन एयर फ्रिक्शन इज नॉट इग्नोर्ड, और हम इस केस को दो डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहली सिचुएशन ये है, एयर फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड और हमने बॉल को ड्रॉप किया, हमने बॉल को फेंका, हमने बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया। सो इसके लिए क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस FH इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। देखें जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो शुरू वाली एनर्जी कौन सी थी, शुरू वाली एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो जो शुरू वाली एनर्जी है उसमें से फ्रिक्शनल लॉस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको फिर हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये उस वक्त हैं व्हेन देयर इज ए रेजिस्टेंस और बॉडी को हमने ड्रॉप किया। लेकिन अगर हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, मैंने रूल क्या बताया था, जो बॉडी को जब हम मोशन बॉडी की स्टार्ट करवाएंगे तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी होगी उसमें से FH माइनस करेंगे। जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया था तो उसके पास इनिशियल जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इसलिए हमने उसमें से FH माइनस किया। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उस वक्त उसके पास जो शुरू वाली एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें से हम FH माइनस करेंगे तो बाद वाली एनर्जी आएगी। सो नाउ वी कैन राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर माइनस FH इज इक्वल टू mgh, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू FH प्लस mgh। सो ये जो इक्वेशंस हैं बाजूकात सिचुएशन देखे सिर्फ इक्वेशन के ऑप्शन में पूछ ली जाती हैं, तो इन इक्वेशंस को आप याद रखिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स टॉपिक 3 वर्क एनर्जी पार्ट। और नाउ लेट अस हैव सम प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। जो हमने आज पढ़ा काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, जो हमने आज पढ़ा था वो था पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ी, और हमने लास्ट में जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी पढ़ा। सो दिस इज ऑल फॉर द टॉपिक। सो अब हम जो है वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे MCQs। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम इन्फिनिटी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल। तो बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को करीब लाने के लिए जब एक दूसरे की फील्ड में आ जाएंगे तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो वैसे ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जब वर्क इज डन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो यहाँ बाहर से हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कंजर्वेटिव सिस्टम में वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी विल बी नेसेसरी फॉर मेकिंग अ बॉडी ऑफ मैस 500 किलोग्राम एस्केप फ्रॉम द अर्थ। यानी कि एक बॉडी है जिसका मैस 500 kg है और आपको उसको अर्थ से एस्केप करवाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी? दैट इज माइनस जी एम कैपिटल स्मॉल m ओवर आर। सो जी इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, m इज मैस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, m मैस ऑफ द बॉडी इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, r इज रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6।
अब अगर तो आप इसको एक्जैक्टली इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो फिर आपने सॉल्व कर लिया और फिर आपने जवाब निकाल लिया। अप्रॉक्सीमेशन भी कोई चीज़ होती है। तो देखिए अब अप्रॉक्सीमेशन में कैसे करूँगा, मैं ये 6.7 को 6.4 से कट कर दूंगा, इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब आप देखेंगे अब हमारे पास कैलकुलेशन ईजी होगी। इट इज़ 5 6 30 और 10 की पावर के साथ खेलना है बस हमने। ये -11 है, ये +24 है, ये +2 है और ये ऊपर जाके कितनी होगी जी, -6 होगी। सो 24 और 2 ये 26 हो गए। 26 में से हमने जो है वो निकालने हैं, 26 में से 11 निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 15 में से 6 निकालेंगे मजीद तो वो 9 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 30 × 10⁻9 या 3 × 10⁻10। सो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, विच इज़ 3.1 × 10⁻10। सो फायदा देखें अप्रॉक्सीमेशन का। अगर आप अप्रॉक्सीमेशन नहीं करते फिर आप बैठ जाएंगे इसी को कैलकुलेट करते हुए, लेकिन अगर आप अप्रॉक्सीमेट कर देंगे तो खुद ब खुद ही जो आपका आंसर है वो आपके जो ऑप्शन है उससे करीब करीब मैच हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो क्वेश्चन है, A body of mass 10 kg is dropped to the ground from a height of 10 meters. The work done by the gravitational force. देखिए जब एक बॉडी है mass m उसको आप ड्रॉप करते हैं, हाइट उसकी 10 मीटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क करेगी। और कितना वर्क करेगी? वो वर्क करेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। तो मैस कितना है आपके पास 10 है, की 9.8 ले लें, एज को 10 ले लें, तो ये आ जाएगा +980 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज +980 जूल। नेक्स्ट कुछ हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड कंपेयर्ड विद दैट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड इज ट्वाइस 3 times 4 times द स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक कार है, उसका मैथ हमें नहीं मालूम, तो उसको 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए। तो हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे, तो वर्क डन जो है वो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू ½ m VF² - VI²। तो पहले केस में हमारे पास VI 0 है और VF कितना है 10 है। तो वर्क डन या एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई जी? इट इज़ 1/2 m 10² - 0 का स्क्वायर, तो 10² 100, 100/2, ये आ गई हमारे पास 50 m। यानी कि जब हमने कार को एक्सेलरेट करवाया फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकेंड तो हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 50 m। अब देखते हैं जब हमें इसे 10 से 50 करवाना है, यानी कि अब फिर हम यही क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। तो अब कितनी एनर्जी चाहिए हमें? VF की जगह हम लगाएंगे 20, सो ये 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और VI की जगह हम लगाएंगे 10, तो ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा। सो इट विल बी ½ m 400 - 100 300, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 150 m। तो देखिए जब आप उसको 10 से 20 लेके जा रहे हैं तो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 50 × 3 होता है 150 m। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड विल बी 3 times एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन द कार इज मूविंग फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,